ठगी की दुनिया में जब भी बात होती है तो अब तक सबसे पहला नाम आता था नटवर लाल का, लेकिन अब आएगा किरण भाई पटेल का। सोशल मीडिया पर यह नाम 16 मार्च की रात से ही वायरल है। इसने खुद को देश के सबसे ताकतवर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर बता दिया और कश्मीर जाकर जेड श्रेणी जैसी सिक्योरिटी भी ली। वीआईपी गाड़ी मिल गई इसको, सुरक्षा के लिए साथ में जैमर चलता था, साथ में सुरक्षा बलों की 2 और गाड़ियां। ये इस ठग का काफिला था। गुलमर्ग घूमने गया तो साथ में सुरक्षा बल के जवानों का घेरा था और रॉब अधिकारियों जैसा। और इसने सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट की फ्री राइड नहीं ली, इसने कलेक्टर्स के साथ बैठकें तक कर ली। इतना सब आपको पता होगा, जो नहीं पता वही बताएंगे दिन की बड़ी खबर में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। किरण पटेल गुजरात में अहमदाबाद के दसक्रोई तहसील के नास गांव का रहने वाला है। बीते कुछ सालों से वो अहमदाबाद शहर में रहता है। 1 साल पहले अहमदाबाद के पॉश इलाके सिंधु भवन के पास नया बंगला खरीदा इसने। हाल ही में वो उस बंगले में रहने भी लगा। इंडिया टुडे की गोपी मनियार की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में किरण पटेल मीडिया कर्मियों और गुजरात बीजेपी के लिए कोई नया नाम नहीं है। उससे यहाँ ज़्यादातर लोग बीजेपी नेता के तौर पर जानते हैं। किरण पटेल अक्सर बीजेपी दफ्तर में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो दिख भी जाता था दफ्तर के आसपास। लग्जरी कार का शौकीन बताया जाता है, चाहे मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो या फिर पोर्शा। अक्सर अलग अलग गाड़ियों में उसे घूमते देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता भी बताता था। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना था। कई बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया में उसकी तस्वीरें भी अब तैर रही हैं। लेकिन किसी भी नेता के साथ तस्वीर होना आज के वक्त में बड़ी बात नहीं है, लोग पिक्चर्स तो खिंचा लेते हैं। जानकार बता रहे हैं कि वो उन तस्वीरों का इस्तेमाल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है और इसी सब खेल को चला के वो अक्टूबर महीने में कश्मीर पहुंचा 2022 के, जहां वो खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता है। कुछ अधिकारियों से संपर्क में आकर वो सुरक्षा हासिल कर लेता है। अब जितनी आसानी से हमने आपको ये बात एक लाइन में बता दी, कश्मीर में ये उतना आसान है नहीं। श्रीनगर के 5 स्टार होटल ललित में कमरा नंबर 1107 से जब उसे गिरफ्तार किया गया तो सुरक्षा एजेंसियों का भी दिमाग चकरा गया। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर उसे पहला प्रोटोकॉल मिला, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वाला। आरोप है कि एक आईएएस अधिकारी ने उसे फॉरवर्ड किया। मैसेज एडीजी सिक्योरिटी तक पहुंचा और फिर से सुरक्षा मिलने लग गई। किरण भाई पटेल का कारनामा इतने तक भी सीमित नहीं है। वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के साथ घूमने फिरने का वीडियो खुद से ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी करता था। अब इसके ट्विटर बायो को देखिए, खुद को बहुमुखी प्रतिभा का धनी दिखाने की भरसक कोशिश नजर आती है। ट्विटर पर लिखी शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक किरण भाई पटेल ने दावा किया है कि वो वर्जीनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से पीएचडी, तिरुचिरापल्ली के आईआईएम से एमबीए कर चुका है। इसके साथ ही उसने कंप्यूटर साइंस से एमटेक करने का भी दावा किया है। ये तो हुई डिग्रीज की बात। उसने खुद को विचारक, रणनीतिकार, विश्लेषक और कैंपेन मैनेजर भी बताया है। ऊपर से ट्विटर के सब्सक्राइब ब्लू के पॉलिसी में पैसे देकर ब्लू टिक भी उसने लिया हुआ है। अब इतना सब ताल तुंबा करके कोई आम आदमी की नज़र में चढ़ सकता है और हम उसको मान भी सकते हैं, लेकिन कश्मीर तो एक हाई सिक्योरिटी जोन है और बड़े बड़े अधिकारी किसी जालसाज के चक्कर में फंस जाएं तो सवाल उठना लाजमी है। इस महीन काम को इसने अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के पत्रकार और स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर जुनैद हाशमी ने हमको बताया कि कैसे वो ये सारा काम करता था। ये अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग पीएमओ बताने वाले डॉक्टर किरण पटेल घाटी पहुंचते हैं और घाटी पहुंचने के बाद सेब के जो कारोबारी हैं, सेब के कारोबारियों को लेकर ये कहते हैं कि जी कि सेब के कारोबारियों को लेकर मैं एक प्लान तैयार कर रहा हूं। इसी प्लान को लेकर ये घाटी पहुंचे हैं। हालांकि इसमें अब सीआईडी विभाग ने भी एक हैंडआउट इशू किया है, मगर वो भी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं कि आखिरकार ये सारी कहानी शुरू कहां से हुई। कहानी शुरू हुई है उड़ी से, कहानी शुरू हुई है कमान पोस्ट से। जब ये पहली बार वहां गए हैं और वहां पर जो बताया जा रहा है कि एक आईएएस अधिकारी जो हैं उनके साथ इनकी दोस्ती होती है और ये अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी पीएमओ बताकर, फिर गुजरात का कनेक्शन बताकर उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते, जो जानकारी अभी तक दी जा रही है। हालांकि इनके वकील ने आधिकारिक तौर पर इन तमाम चीजों का खंडन किया है और कहा है कि ये सब बातें बेबुनियाद हैं। इनके साथ 2 और लोग थे जो राजनीतिक तौर से जुड़े हुए थे, उन 2 लोगों को सिक्योरिटी दिया गया था, इन्हें नहीं दी गई थी। अब ये वापस में जाता हूं, जब ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद सेब के कारोबारियों के चक्कर में ये बाबू लोगों को घुमाते हैं और जब ये बाबू लोगों को घुमाते हैं उसके बाद ये घाटियां आना शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई कि एक आदमी एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी
खुद को बताकर घाटी में जेड सिक्योरिटी को एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल विभाग की तमाम हॉस्पिटैलिटी को ये व्यक्ति एंजॉय कर रहा है। अब घाटी का वातावरण भी इस तरह का कुछ है। जो अभी तक तथ्य निकल कर आए हैं उसमें यही पता चल रहा है कि एक जिला के अधिकारी ने इनकी सुरक्षा को लेकर रिकमेंडेशन भेजा। उस रिकमेंडेशन के ऊपर फौरन इनको जो है सिक्योरिटी भी मुहैया कराई गई। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, कोई मालूम करने की कोशिश नहीं की गई कि ये वाकई एडिशनल सेक्रेटरी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग हैं या नहीं है। इन तमाम चीज़ों की कोई जानकारी नहीं ली गई। उसके बाद ये इसी तरीके से 4 बार घाटी आए। चारों बार आने के बावजूद भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो केवल मात्र अगर उसको संक्षेप में बोला जाए तो एक बाबू को अगर आप किसी को जानते हैं और आपकी घनिष्ठ मित्रता अगर उसके साथ है, उस मित्रता के नतीजे में आप खुद को एडिशनल सेक्रेटरी पीएमओ बताएं, आप प्रधानमंत्री का सलाहकार बताएं या प्रधानमंत्री का खास आदमी बताएं, आप ये सब घाटी में कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे कमाल की बात तो ये कि ये होटल ललित ग्रैंड पैलेस में रुके हैं। अभी तक जो यूं कहिए कि जो अलग अलग तरह की कहानियां चल रही हैं, जो कानाफूसी चल रही है, जो अफवाहें उड़ रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ बाबू लोग इनसे मिलने के लिए होटल ग्रैंड ललित वहां पर भी गए, इनसे मुलाकात की। इन्होंने कहा उनको कि मैं आपको अच्छी जगह पोस्टिंग कराऊंगा, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। और उसके बाद यह भी कहा जा रहा है पिछले दिनों प्रशासनिक एक फेरबदल भी जम्मू कश्मीर में हुआ। उस प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी इन्होंने कहा कि कुछ अफसरों को मैंने पोस्टिंग कराई है। मगर कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि आप अगर किसी एक बाबू को जम्मू कश्मीर में जानते हैं और वो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा हुआ है, वो कोई भी किसी भी तरह की हॉस्पिटैलिटी अगर आपको एक्सटेंड करता है तो उसका लाभ आपको जरूर होगा। और फिर अगर आपका गुजरात का कनेक्शन है और फिर उस गुजरात के कनेक्शन के चलते अगर आप कोई एक आधा फोन कॉल लगा देते हैं तो फिर वो उसके बाद तो ना तो सवाल है कोई, ना तो जवाब है कोई। इतने सब के बावजूद किरण पटेल की पत्नी उसे निर्दोष बता रही हैं, दावा कर रही हैं कि उसके पति कश्मीर में डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। ऐसा ही दावा किरण पटेल के वकील ने भी किया है। वो ये कि सिक्योरिटी किरण पटेल को नहीं, 2 नेताओं को मिली थी। आप उनकी बात भी सुन लीजिए। तो जो ये किरण भाई पटेल है, ये यहाँ कश्मीर विजिट के लिए आया था। इसके साथ जो इसके दोस्त हैं तो वो वहाँ पॉलिटिक्स से इस यहाँ गुजरात में मुंसलिक है। वो वहाँ पॉलिटिकल कांग्रेस के बेटे हैं आधे, तो ये उनके साथ आया था इधर घूमने के लिए। तो बाय दैट मीन्स कि उनको ये सिक्योरिटी कवर बेसिकली मिला था। आने से पहले मैंने डीसी पुलवामा को मैसेज किया था कि सर हम इस तरह आ रहे हैं, तो बोले टिकट भेज दो आप, हम बाकी का अरेंजमेंट कर देंगे। होटल बुकिंग वगैरह हम ललित में करते हैं, तो हमने होटल बुकिंग करके हम रहे थे वहां पर। हमने एयरपोर्ट से ही गाड़ी रिसीव किया था हमारा, आपका बीपी गाड़ी हमें उसे उन्होंने मैनेज करके रिसीव करवाया था। अब यहां से सवाल और गंभीर हो जाते हैं कि आखिर 2 राजनेता कौन हैं जिनके नाम पर सुरक्षा ली गई। अगर सुरक्षा उनके नाम पर थी तो ये व्यक्ति कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा था किरण पटेल। 4 महीने में 4 बार कश्मीर जाता है और वीआईपी प्रोटोकॉल को एंजॉय कर लेता है। 1-2 वीडियो उसके पत्नी और बच्चों के साथ भी नजर आते हैं। सूत्रों के मुताबिक किरण भाई पटेल उरी में सेना की कमान पोस्ट पर भी जा चुका है। लाल चौक पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ भी उसकी पिक्चर है। वहां उसने सीआरपीएफ के अधिकारियों को खुद का परिचय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ के तौर पर दिया था। अब ये सारी चीजें बाकायदा उसने खुद ही पोस्ट की। अपने ज़्यादातर ट्वीट में वो लोगों को झांसा देने के लिए #PMO का इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर ट्वीट बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर से जुड़े ही करता रहा। कश्मीर में डेवलपमेंट की बातें लिखता था। एक तस्वीर में वो पुलवामा में है। दावा किया जा रहा है कि इस तस्वीर में उसके साथ खड़े दूसरे व्यक्ति पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर बशीर चौधरी हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक डीसी पुलवामा पर ही सुरक्षा दिलाने का आरोप भी लगा, लेकिन डीसी पुलवामा ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया है। डीसी यानी डेप्यूटी कमिश्नर, जैसे हिंदी पट्टी में हम कलेक्टर कहते हैं, जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं डीसी या डेप्यूटी कमिश्नर। डीसी पुलवामा का कहना है कि पुलवामा में 120 फीट का तिरंगा लगाया गया, जिसकी वजह से लोग फोटो खिंचाने आते हैं। कई लोग उनके साथ भी फोटो खिंचाते हैं। फिर ये सवाल तो जस का तस है कि आखिर उसे सुरक्षा कैसे मिल गई। पिक्चर वाली बात एक्सप्लेन हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी, ये प्रोटोकॉल कैसे मिला? सुरक्षा देने के लिए किसने कहा था? किस अधिकारी को उसने झांसे में लिया? इन सारे सवालों पर पत्रकार जुनैद एक बड़ी बात बताते हैं, आप वो सुन लीजिए। कि बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम जानकारी रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो कल क्या फैसला लेने वाले हैं, कल क्या करने वाले हैं, कौन लोग इनके करीबी हैं, कौन लोग इनके करीबी नहीं हैं।
आप जानते हैं पत्रकारिता जगत में अक्सर ये रहा, अक्सर इस बात पर हम लोग खबर भी किया करते थे कि प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है उसके करीबी लोग कौन से हैं, गृह मंत्री के इनर सर्कल में कौन से लोग हैं। तो जो अभी की सरकार है, इस सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आप साफ तौर पे कि दोनों को लेकर नहीं कह सकते कि इनके दोस्त कौन हैं, इनके करीबी कौन हैं, ये किसकी बात सुनते हैं, किसकी बात नहीं सुनते हैं। और मुझे लगता है कि इसी चीज को जानते हुए कि कौन मुझसे पूछेगा, कौन जा रहा है प्रधानमंत्री से पूछने के लिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आपके पास पैसा भी हो तो ये तमाम चीजें एड ऑन होती हैं और आप किसी भी तरह की कहानी बुनकर एक बाबू को बेवकूफ बना सकते हैं, एक बाबू को से कुछ भी करवा सकते हैं। इस कहानी से तो अभी तक यही नजर आ रहा है, पर कहानी चूंकि कोर्ट में है तो देखना अब ये होगा कि जब ये कहानी की खुलती है तो खुलकर चीजें क्या सामने आती हैं। दरअसल इसी कंफ्यूजन का फायदा किरण पटेल ने उठाया, क्योंकि ज्यादातर अधिकारी भी ये नहीं जानते कि पीएमओ में बड़े पदों पर बैठे लोग कौन हैं। कंफ्यूजन जो भी हो, मगर जिस कश्मीर में सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर हर व्यक्ति पर निगाह रखी जाती है, वहां ये घटना बड़े लूप होल की तरफ इशारा कर रही है। 4 महीने से सब कुछ चल रहा था, तो ये आखिर केस खुला कैसे फाइनली? इस सवाल के जवाब में आए उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस तरह की Z+ टाइप की सिक्योरिटी मिलती कैसी है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या कोई अकेला अधिकारी इस तरह का इंतजाम कर सकता है। हमने जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी SP वैद्य से यह सवाल पूछा कि ऐसे में जवाबदेही कैसे तय होती है और क्या कार्रवाई बनती है अधिकारियों पर। देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी लैप्स है, और ये बहुत बड़ा ये कल को बहुत बड़े हादसे में ये तब्दील हो सकता था। अगर कोई गलत किस्म का दूसरा आदमी होता, वो कल को इतने पुलिस वाले साथ है उनको मार सकता है या किसी और प्रोटेक्टेड आदमी को मार सकता है। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सिक्योरिटी ब्रीच है। नॉर्मल प्रोसीजर जनरली ये होता है, जब भी कोई दिल्ली से विजिट करता है, चाहे वो पीएमओ से हो या किसी भी मिनिस्ट्री से हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से या कंसर्न मिनिस्ट्री से, पीएमओ से, जहां जो भी रेलेवेंट हो, वहां से ऑफिशियल कम्युनिकेशन आती है ईमेल के थ्रू, या पहले जमाने में फैक्स आता था कि so and so is visiting, he or she may be provided suitable security as per category। लेकिन मैं देख रहा था इस केस में वो शायद ऐसा हुआ नहीं है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जनरली सच ऐसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एड्रेस की जाती है, और उसमें कॉपी डीजीपी को होती है, एडीजी सिक्योरिटी को होती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को होती है, इस तरह के जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हो उन सबको कॉपी होती है। लेकिन इस केस में ऐसी कोई कम्युनिकेशन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है। और जो पता चला है कि सिक्योरिटी को कहा गया, एक डिप्टी कमिश्नर है कश्मीर वैली में, जिसने एसएसपी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को कन्वे किया है इस तरह से, इन सो एंड सो इज कमिंग। मुझे दिल्ली से फोन आया है, जो मैंने सुना है, कितना सही है इंक्वायरी का मैटर है। मुझे फोन आया है, इनको सिक्योरिटी दीजिए। और मैं देख रहा था कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी और डबल डबल एस्कॉर्ट, ये बहुत हाईली प्रोटेक्टेड Z+ सिक्योरिटी को दिया जाता है, और इस तरह से फ्लॉन्टिंग सिक्योरिटी एंड बीपी का व्हीकल्स, इट इज अ शेयर मिसयूज, एंड इसमें लैप्स जरूर हुआ है। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर कंसर्न जो भी है, उसने किस बेसिस पे कन्वे किया सिक्योरिटी को कि इसको सिक्योरिटी दे दी जाए। अगर सिक्योरिटी वाले नहीं भी देते, तो अगर ये सही निकलता तो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है, उसको उसकी बात माननी होती है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रॉपर प्रोसीजर यस नहीं हुआ, और सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को नॉर्मली जो जिस तरह का कम्युनिकेशन चीफ सेक्रेटरी साहब से, डीजीपी साहब से आना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से या कंसर्न यूनियन मिनिस्ट्री से,
कम्युनिकेशन आने के बाद वो कन्वे किया जाता है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ। प्रोसीजर समझ लीजिए, इसी से आप लापरवाही और राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक का अंदाजा लगा सकते हैं। बात है इस पर कि आखिर ये पकड़ा कैसे गया। सूत्र बता रहे हैं दो थ्योरी। पहली वजह ये कि जब वो मार्च के महीने में कश्मीर पहुंचा तो उसके नखरे और बढ़ गए, हौसले पहले से ज्यादा बुलंद थे क्योंकि पहले 3 बार कर चुका था। सूत्रों के मुताबिक उसे सुरक्षा में एक जैमर गाड़ी मिली थी। इस बार वो एक की जगह 2 गाड़ियां मांग रहा था, एक आगे एक पीछे के लिए। इस पर सीआईडी ने गवर्नर हाउस को रिपोर्ट भेजी कि पीएमओ का कोई बंदा आया है, 2 जैमर्स मांग रहा है, हमारे पास में नहीं है, क्या करना है। गवर्नर हाउस ने पीएमओ को रिपोर्ट भेजी और तब जाकर के पोल खुली। दूसरी थ्योरी यह है कि यह कश्मीर के बडगाम जिले में गया एक टूरिस्ट प्लेस पर जिसका नाम है दूध पथरी। वहां उसे कुछ अच्छा नहीं लगा तो अधिकारियों को डांटने लगा, डीसी को सस्पेंड कराने और ट्रांसफर कराने की धमकी देने लगा। अब डीसी ने जब ये जानना चाहा कि ये पीएमओ का अधिकारी है कौन जो उसे सस्पेंड कराना चाहता है, तो उसने सर्च किया। पीएमओ की वेबसाइट पर इस तरह के किसी आदमी का जिक्र नहीं मिला। तब शक हुआ और जांच सीआईडी को दी गई और तब जाकर खुली पोल। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये देश की सुरक्षा में गंभीर चूक का मसला लगता है। अधिकारियों को प्रमोशन और अच्छी पोस्टिंग का ये झांसा देता था। सूत्रों के मुताबिक 2 जिलों में इसने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी कर ली थी। अधिकारियों को वो होटल में बुलाकर मीटिंग करता था और ये दावा भी किया जा रहा है कि वो 5 स्टार होटल में सरकारी खर्च पर ही रह रहा था। सोचिए कितने गंभीर सवाल उठते हैं इससे। सिक्योरिटी ब्रीच ही नहीं है, हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब आप घाटी पहुंचते हैं तो घाटी में जो सीआईडी का, आईबी का और बाकी जो तंत्र हमारा वहां पर जिस तरीके से वो काम करता है कि आतंकी वारदात होती है, उसके कुछ घंटों के अंदर अंदर आतंकी का पता लगाया जाता है और उसको मार भी गिराया जाता है। आप घाटी पहुंचते हैं, कौन आया कौन गया इसकी पूरी पूरी जानकारी जो है पुलिस को रहती है, प्रशासन को रहती है, सीआईडी विभाग को रहती है। और उसके बाद अगर कोई आदमी Z+ की सिक्योरिटी लेता है या Z कैटेगरी की, या यूं कहिए कि 2 अगर उसके साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी चल रही हैं या एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अगर वो लेता है, तो उसकी पूरी जानकारी एडीजीपी सिक्योरिटी को रहती है, एसएसपी सिक्योरिटी को रहती है। जो जानकारी एडीजीपी सिक्योरिटी के पास है, जाहिर सी बात है वो जानकारी सीआईडी के पास भी जाती होगी। सीआईडी विभाग को भी बताया जाता होगा कि इतना इंपॉर्टेंट आदमी आया है। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी से हैं या कांग्रेस से हैं, किसी भी दल से हैं, जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनका काम है पूरी जानकारी रखना, कौन आया कौन गया। तो जाहिर सी बात है उन तमाम लोगों की भी जानकारी में चीजें नहीं होंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जानकारी निचले स्तर पर ही रही, ऊपर वाले स्तर पर यह जानकारी पहुंची नहीं। जो मेरे पास जानकारी उसके मुताबिक जब यह जानकारी पहुंची उच्च स्तर पर बैठे हुए सीआईडी विभाग के एक ऑफिसर के पास, तो उन्होंने फौरन कहा कि इस नाम का कोई भी आदमी पीएमओ में नहीं है। आप फौरन पता करिए कि ये कौन जालसाज है जो ये सारी जालसाजी कर रहा है। तो उसके बाद उस सीआईडी के इनपुट के जनरेट होने के बाद जब सीआईडी, पुलिस, सारा विभाग काम में लग गया, तब जाकर इस आदमी का पता चला। पर यह गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि सोचिए, अभी तो यह भी नहीं पता कि जब इनसे पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये कौन है, क्या है, सारी जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन सोचिए अगर इसी तरीके से कोई और आदमी हो, आप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का फोटो खींच सकते हैं, आप वीडियो बनाएंगे, आप बताएंगे हमारी यूनिट कहां पर स्टेशनड है, बड़े सारे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, कहां कहां पर हैं, आप पूरी। और उसके बाद जिस तरीके से इस आदमी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स आ रही हैं, अब जिन जिन लोगों के साथ इनके फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अगर एक जिला के इंपॉर्टेंट अधिकारी के दफ्तर में बैठे हैं तो आपको कितनी सारी जानकारी मिल रही है। आप अगर पुलिस के एक इंपॉर्टेंट अधिकारी के साथ आधा घंटा बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आप कितना कुछ सुनते हैं। तो ये कितनी बड़ी चूक है। और सोचिए इतनी बड़ी चूक से 3-4 महीने का या मान लीजिए साल का, 1.5 साल के पीरियड के अंदर अंदर एक व्यक्ति कितनी जानकारी जुटा सकता है और दुश्मन देश को पहुंचा सकता है, आतंकवादियों तक पहुंचा सकता है। ये बड़ा गंभीर मामला है। ये एक मामला हुआ है, इसका संज्ञान जो है उच्च स्तर पर तमाम अधिकारियों को लेना चाहिए और करेक्टिव मेजर्स भी सारे के सारे लेने चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह का कोई और जालसाज आ गया तो हम बुरे फंस सकते हैं। लेकिन अब इस जालसाज को लेकर भी, इस कॉनमैन को लेकर भी पुलिस ने हालांकि इसको कहा, इसको लेकर भी इनके वकील कहते हैं कि भाई इनका कोई कसूर नहीं है। इनके साथ इनके 2 साथी थे, वो 2 साथी जो हैं राजनीतिक तौर पर कहीं जुड़े हुए हैं, उनको सिक्योरिटी दिया गया था, इनको सिक्योरिटी नहीं दिया गया था। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। मैं तो पहले यह समझता हूं बहुत अफसोस की बात है कि जब इसने कहा था कि ये प्रधानमंत्री के कार्यालय का है, पहले गवर्नमेंट को ये
स्पष्ट कर देना चाहिए था, मालूम करना चाहिए था कि सचमुच ये है या नहीं है। प्रधानमंत्री के दफ्तर में तो इतने लोग काम करते हैं, वो किसी से पूछ सकते हैं, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछ सकते थे ये आदमी ऐसा है, मगर पूछने के बगैर उसने कह दिया। दिखाता है कितने लैक्सिसिटी है, कितना, यानी हमारा जो प्रशासन वहां काम कर रहा है वो बिल्कुल अपने काम नहीं अच्छा कर रहा है। बल्कि तब मालूम हुआ जबकि सारे ऐश करके ये निकलने वाला था, पता लगा ये एक झूठा मक्कार आदमी है और इसने कई दफा ये किया होगा। मैंने समझा इसने सारे हिंदुस्तान में ऐसा किया होगा। अब बात ऐसी है कि सुरक्षा बलों ने किरण भाई पटेल को गिरफ्तार तो 3 ही मार्च को कर लिया था, लेकिन पुलिस ने खबर को दबा के रखा। 15 दिन की जब रिमांड खत्म हुई, कोर्ट में पेश करने की डेट आई, परिवार जब वहां पहुंचा तब जाकर के बात ओपन हुई। अब केंद्र से लेकर कश्मीर तक सख्ती दिखाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एडीजी सिक्योरिटी और एसएसपी सिक्योरिटी से पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक 2 एसएचओस को सस्पेंड किया गया है, मगर ऑर्डर अभी जारी नहीं हुआ है। डीसी बडगाम, डीसी पुलवामा पर गाज गिर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। सचिवालय से अटैच किया जा सकता है। रही बात जिन धाराओं में किरण पटेल पर केस दर्ज है, उसमें उसे क्या सजा हो सकती है, सुनिए वकील से। पुलिस ने इनके ऊपर 419, 420, 467, 468 और 471 के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, कुछ और सेक्शन भी इसमें ऐड हो सकता है। अब हमें समझना होगा कि क्या है 419, क्या है 420, 467, 68 और 71, क्या हैं ये सेक्शन। देखिए 419 और 420 तो चीटिंग होती है। यदि कोई भी व्यक्ति ये प्रिटेंड करता है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वो ना हो, तो उसे 419 की श्रेणी में डाला जाता है, क्योंकि उनका पूरा मोटिव ही चीटिंग करना होता है। और इसमें 419 की जो सज़ा होती है वो 3 साल या जुर्माना होता है। अब 420 भी चीटिंग होती है। 420 चीटिंग का मतलब ये हुआ कोई भी व्यक्ति जो धोखे से किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा हासिल कर ले जिसे नहीं जो ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू, वो उसको 420 की श्रेणी में डालते हैं। और इसमें सज़ा 7 साल या जुर्माना हो सकती है। अब ये वहाँ पे घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, जो भी वहाँ पे कर रहे हैं, जो भी इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अपने आप को बताया होगा उन्होंने कि हम जॉइंट डायरेक्टर हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज किए होंगे। तो 467 जो है 467 जो है वो फोर्जरी होती है। तो उन्होंने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट फोर्ज किया होगा जिसके दम पर उन्हें ये सारी सुविधाओं का लाभ मिला। तो हमने आपको बताया कि कैसे कश्मीर जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में भी नटवर लाल चूना लगाने का तरीका खोज लेते हैं। यह हमें बताता है कि भारत सरकार की जितनी भी तैयारियां कश्मीर में हैं, जितना भी हम वहां पे प्रिम एंड प्रॉपर दिखने की कोशिश करते हैं, अब भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना, स्पॉट किया जाना, हल किया जाना ज़रूरी है। अगर ये काम होगा तभी हम कह पाएंगे कि कश्मीर में एक फुल प्रूफ सिस्टम काम कर रहा है। ये था आज का दिल ऑन टॉप शो। अपना और अपना को खूब ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।